अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ हो चुका है, जिसके नताइज भी हमारे सामने आ चुके हैं। पहला मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान था, पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। और इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने अपने जो पिछले मैचेस में जो भी हमारे साथ हुआ है, जैसे कि जो सीरीज़ हम हार चुके हैं, उससे भी हमने कोई चीज़ नहीं सीखी। एक तो हमें वो टारगेट इतना बड़ा नज़र आ रहा था सामने, लेकिन हमने उसके साथ साथ अपने पावर प्ले के जो 10 ओवर्स थे वो भी ज़ाया कर दिए। तो इससे हमारा जो मोराल मज़ीद डाउन हो चुका था और उसी के साथ पाकिस्तान को फिर मज़ीद 40 ओवर में भी उसके नताइज अच्छे नज़र नहीं आए। तो जैसे कि हम बात करें पाकिस्तानी जो टीम, वैसे भी अभी क्राइसिस का सामना हमें करना पड़ रहा है, और जो कि इतना बड़ा मैच, जो कि इतने क्राउड्स देखने के लिए आए होते, पाकिस्तान को ये मैच अगर वो जीत जाते तो इंडिया के साथ जो मैच अगला जो होने जा रहा है उस पे पाकिस्तान का मोराल काफ़ी ऊपर हो जाना था। लेकिन जिस तरह के आपके सामने मैच के रिजल्ट आए, अभी हमें काफ़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया के साथ जो अगला मैच है उसमें पाकिस्तान के जो चांसेस है वो बिल्कुल ही अब जीरो हमें नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें मैच की तफसीलात से थोड़ा सा आगाह भी करेंगे और मैच की ज़रा अपना राय से भी हमें आगाह करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर काजी शाहजबुद्दीन साहब मौजूद हैं, तो उनको हमने कॉल पे हम लेते हैं, उनसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पिछले मैच के हवाले से भी, और आने वाला जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया उनके हवाले से भी हम पूछेंगे कि आने वाला मैच पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्या पाकिस्तान अपनी जगह बना पाएगा या नहीं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। किस तरह डॉक्टर साहब आपके सामने मैच के रिजल्ट्स आ चुके हैं कल के, तो इस पे सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा पहले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान को किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। जी देखें इफ्तिखार साहब, कल के मैच में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बुरी रही है, और शुरू से ही ये लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो गेम के अंदर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि शुरू में बॉलिंग के टाइम पे पाकिस्तान को कामयाबियां भी मिली और हमने उनको कंटेन किया, इकॉनमी रेट उनका इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे फिर टॉम लैथम ने और विल यंग ने बैटिंग की है और उनकी जो सेंचुरीज थी वो पाकिस्तान से गेम जो है वो लेके निकल गई। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि कप्तानी का भी एक फुकदान नजर आया, प्लानिंग का भी फुकदान नजर आया। और फिर जो शुरू दिन से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर जब एक स्पिनर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से नजर आता है कि आपने कंडीशंस को भी रीड सही से नहीं किया। और फिर आप देखें कि आपने ट्राई नेशन सीरीज जो है वो रखवाई, और वो इसीलिए रखवाई ताकि हम प्रिपेयर हो सकें चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो उस ट्राई सीरीज से भी आपने कुछ नहीं सीखा। वहां पे भी आपको पता था कि आपके पास स्पिनर्स कम है, और फिर जो परफॉर्मेंस कर रही है वो आपके सामने है और पैथेटिक है। और आगे जो मैच हमारा इंडिया के साथ आ रहा है ये उसके लिए जो है ना वो बहुत बुरी साबित होगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर हम इस पे थोड़ा सा नजर सानी करें कि अभी न्यूजीलैंड जिस हम पिछले साल पूरा साल ही खेलते रहे एक तरह से, कि हमने T20 भी खेला उनके साथ, ODI भी खेला, इसी साथ टेस्ट भी खेला, ट्राई सीरीज भी खेली, लेकिन उसी टीम के साथ अगर हम मैच हार जाते तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश हमें कितना टफ टाइम दे सकती है? जी इफ्तिखार साहब, बिल्कुल बात ही है। देखें जैसे अगर आप 4 रेगुलर पेसर के साथ जाते हैं या 4 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं और एक पार्ट टाइमर आप रखते हैं, T20 के लिहाज से तो ये चल जाता है। लेकिन वनडे में ये 10 ओवर्स हैं, और जब 10 ओवर्स आप एक टीम को ढीला छोड़ेंगे तो वो फिर जो है पार्टनरशिप लगाने में भी कामयाब होती है, रन्स के भी हम बाहर लगते हैं। और फिर जब आपकी बैटिंग ऐसी हो कि आप सिर्फ एक प्लेयर पे जो है ना रिलाय कर रहे हो, आप सिर्फ फखर जमान पे रिलाय कर रहे हो कि अगर वो उसने स्टार्ट में अच्छा खेला तो हम जो है वो स्कोर अच्छा लेके जा सकते हैं, और अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं था तो आपने इतनी डॉट बॉल खेली कि आपके मिडिल ओवर्स के ऊपर प्रेशर पड़ा। हालांकि आखिर में आके सलमान अली आगा ने, खुशदिल शाह ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है खेला है, रन्स भी लिए हैं, लेकिन तब तक जो है वो इतनी डॉट बाज और इतना जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका था कि उनकी अच्छी इनिंग्स भी जो है वो आपके जो है ना किसी काम नहीं आ सकी। और इंडिया के खिलाफ मैच में आप अगर इसी स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे कि आपके पास सिर्फ 4 जो है वो रेगुलर बॉलर्स होंगे और 5वां जो बॉलर है उसका जो कोटा ओवर्स है वो आप सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से पूरा करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इंडिया की जिस तरह की बैटिंग लाइन है, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गए, उनकी बैटिंग तो इतनी डीप है कि 7वें 8वें नंबर तक जो है उनकी बैटिंग जाती है, तो वहां पे उनको कंटेन करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को और पाकिस्तानी कोचेस को और पाकिस्तानी कप्तान को चाहिए कि अब बैठ के इंडिया के मैच के लिए जो है वो स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूल के अंदर न्यूजीलैंड का मैच हम हार चुके हैं
इंडिया के साथ एक हमारा मैच है और एक हमारा बांग्लादेश के साथ मैच है। तो अगर हम इंडिया वाला मैच भी हार जाते हैं तो फिर सेमीफाइनल में जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा तकदो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हमें सामने मौजूद है कि अगर हम इन 3 में से अगर अभी 2 भी मैच जीत जाते हैं फिर भी हमें ये नजर आ रहा है कि रन रेट के बिहाफ पे हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया को भी हरा लेते हैं या बांग्लादेश को भी हरा लेते हैं और बांग्लादेश भी 2 अपने पॉइंट्स ले लेता है, इंडिया भी ले लेता है, तो फिर तो बात फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाएगी कि रन रेट के बिहाफ पे ही हमें सेमीफाइनल में रसाई मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह अभी न्यूजीलैंड का मैच जिस तरह हम हार चुके हैं, अब इस तरह न्यूजीलैंड के भी चांसेस इसी तरह बढ़ चुके हैं कि वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है बांग्लादेश को हरा के। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इफ्तिखार भाई, एक तो ये है कि हर दफा हमारे नाजरीन भी कहते होंगे कि हमारे तजज़ियाकार बैठ के ये बात डिस्कस करते हैं कि जी फलां टीम से हार जाए, हम फलां टीम से जीत जाएं और फिर रन रेट ऐसा बन जाए कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। हम इस तरह से क्यों नहीं जाते किसी टूर्नामेंट में कि हमें डेड श्योर हो, हमें कंफर्म हो कि हम सेमीफाइनल खेलने के लिए जो है ना वो क्वालिफाई करते हैं और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। हर दफा ऐसे होता है कि हम अपना शुरू का मैच जो है वो हार जाते हैं और फिर हमें रिलाय करना पड़ता है दूसरी टीमों के ऊपर कि वो टीम फलां टीम से जीतेगी या फलां टीम से हारेगी, तो हम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब ये है कि पाकिस्तान जो पहला मैच हारा है, अब हमें दोनों मैच जो हैं इंडिया के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी ये हमें जीतने पड़ेंगे और फिर भी रिलाय करना पड़ेगा रन रेट के ऊपर कि दीगर टीमों के जो रन रेट है वो कैसे जो है वो लाई करते हैं। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करें, हमारे पोल में अगर हम देखा जाए बांग्लादेश और जिस तरह की न्यूजीलैंड की टीम हमारे साथ मौजूद थी, तो इसमें हम इसको टफ नहीं कह सकते थे। एक तरह से अगर हम बनिस्बत अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अपने दूसरे साउथ अफ्रीका की टीम देख रहे हैं दूसरे पूल में जो है, उस हिसाब से पाकिस्तान के पूल में अगर हम देखें तो सिर्फ एक इंडिया की टीम है जिससे हमें एक टफ टाइम मिल सकता था। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड का मैच हार चुके हैं तो अभी इसके बड़े बहुत ही कम चांसेस नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया को भी नहीं हरा पाए और बांग्लादेश से सिर्फ पाकिस्तान जीत जाता है तो सेमीफाइनल में तो रसाई करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा सर अभी आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि बाबर आजम पे ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके जो एवरेज फिगर है वो तो वो मेंटेन रखते हैं, जैसे 50-60 के अराउंड वो रन बना देते हैं, लेकिन आप भी अगर देखें 90 बॉल्स में उन्होंने 64 रन सिर्फ बनाए, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि पावर प्ले के स्कोर जहां बनने चाहिए थे वहां पर आपका पाकिस्तानी जो स्कोर 10 ओवर में अगर हम 25-30 रन बना रहे हैं तो उससे ही हमारा एक मोरल डाउन हो रहा है और इतना बड़ा हदफ जो 320 रन का हम चेस की तरफ जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी टीम शुरू से ही चेस के मामले में बड़े वीक हो जाते हैं शुरू से ही। तो इसमें क्या कहेंगे कि बाबर आजम की भी कहीं ना कहीं गलती थी या रिजवान को अपना जो आपको देखना होगा कि पाकिस्तानी जो सिलेक्शन जो कर रहे हैं कि ऊपर मिडिल ऑर्डर पे किसको बेचना चाहिए या आपको ओपनिंग किससे करवानी चाहिए, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखें इफ्तिखार साहब, बात यह है कि जब एक प्लेयर फॉर्म के अंदर नहीं होता ना तो वो हमेशा कोशिश करता है कि सेट होने के लिए और ज्यादा बाज लेने के लिए, और ज्यादा जब बाज लेता है तो फिर स्ट्राइक रेट पे भी फर्क आता है, ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट पे भी फर्क आता है और दूसरे जो नॉन स्ट्राइकर एंड है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। बाबर आजम के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि पिछले जी कहें बाबर आजम के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि पिछले कुछ अरसे से इनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही जिस तरह की होनी चाहिए। जिस तरह की ये 100 या 50 करके टीम को जो है ना जितवाने की पोजीशन में लेके आते थे, इस तरह की परफॉर्मेंस इनसे नहीं हो रही। अब वो जो प्रेशर है वो इनके ऊपर आ चुका है। फिर एक और प्रेशर भी है कि ये ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 थे, फिर शुभमन गिल ने इनसे जो है वो ओडीआई पोजीशन जो है वो छीन ली, वो भी एक प्रेशर था रन्स का। और फिर रन्स करने के चक्कर में इन्होंने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली ऊपर आके। तो प्लानिंग पे भी थोड़ा सा फर्क है कि आपने एक फखर जमान को ऊपर रखा और साथ में बाबर आजम को रखा। चलें वो ठीक था, अगर फखर जमान होते तो शायद जो है ना स्ट्राइक रेट बेहतर था शुरू में से। लेकिन अगर एक प्लेयर नहीं है तो ये नहीं है कि आप पहले मैच से या पहले ओवर से ही जो है ना पूरा टूर्नामेंट का फैसला करवा लें कि जी हम इस टूर्नामेंट जीतने के काबिल ही नहीं है। तो बेहतर ये होता कि बाबर आजम अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते, और अगर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल नहीं सकते थे तो फिर वो कोशिश एटलीस्ट करते, इंटेंट के साथ खेलते। इंटेंट नजर नहीं आई इस सारे चेज के अंदर। आप देखें सलमान अली आगा आए, उन्होंने 25 बॉलों पे 42 स्कोर किया, इंटेंट नजर आई है। और जब उन्होंने अटैक किया न्यूजीलैंड के ऊपर तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी कंफ्यूज हुए हैं, उनको भी प्रेशर का सामना करना पड़ा है कि अगर अगला बंदा अटैक कर रहा है तो हमें अपनी प्लानिंग जो है ना वो देखनी पड़ी थी। और कमेंटेटर्स की मैं बात करना चाहूंगा, वो भी यही कह रहे थे कि 28 ओवर तक मिचेल सेंटनर जो है न्यूजीलैंड के कप्तान, उनको किसी प्लानिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कोई इंटेंट ही नहीं था पाकिस्तान की बैटिंग में। तो 28 ओवर के बाद उनको प्लानिंग करनी पड़ी कि जी अब हम इनको कैसे कंटेन कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के साथ जो है ना वो हम मैच नहीं जीत सकते और ना ही कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत सकते हैं। तो इसके ऊपर बाबर आजम को और
और खुसूसन जो हमारी कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है और खुसूसन जो कोचेज हैं, उनको बैठ के बाबर आजम के साथ ये बातचीत करनी चाहिए। और स्ट्राइक रेट हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, तकरीबन 2 सालों से स्ट्राइक रेट का जो मसला है वो बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ चल रहा था। T20 के मैचेस में भी ये मसला आया। तो अब इनको चाहिए कि इस मसले को सॉर्ट आउट करें और जो टीम कॉम्बिनेशन है वो ऐसा बनाएं कि हम जो है वो अगले मैचेस जीत के सेमीफाइनल में पहुंच सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा, मुझे भी आप इन समरी आप मुझे ये बता दें कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के सामने जो अभी हमारा जो अगला मैच है उस पे अगर हम थोड़ा सा अगर किसी को प्लेयर को ऊपर नीचे करना चाहें, मिसाल तो अगर बाबर आजम को अगर हम मिडल ऑर्डर पे खिलाएं तो वो आपकी नज़र में किस तरह रहेगा? क्योंकि इंडिया की जो टीम है वो मुझे पता है कि अगर पाकिस्तानी के खिलाफ अगर पहला बैटिंग करेंगे तो वो 110% वो 350 से प्लस ही वो बनाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तानी टीम भी अभी बॉलिंग में इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही जिस तरह के पहले के हम चैंपियंस ट्रॉफी में देखते थे। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ पहला अपना में जो मैच खेलेगा तो उसमें बैटिंग की तरफ उनको पहले करनी चाहिए या पहले उनको बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए इफ्तिखार साहब, इंडिया के साथ जो हमारा मैच है वो दुबई के अंदर है और दुबई की जो विकेट है वो काफी कंफ्यूजिंग रहती है इस हवाले से कि वहां पे शुरू के ओवर्स में पेसर्स को भी सीम मिलती है और जब जो ही विकेट थोड़ा सा पुराना होता है तो जो स्पिन बॉलर्स होते हैं उनको भी ब्रेक मिल रहा होता है। तो आपको दोनों डिपार्टमेंट्स जो है वो बॉलिंग के लिहाज से स्ट्रांग करने पड़ेंगे। और दूसरा जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो आपके बेंच में उस्मान खान का एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज भी यूएई की तरफ से किया था। उन्होंने डोमेस्टिक भी वहां पे खेली, काफी लीग्स भी वहां पे खेल चुके हैं। तो ओपनिंग का एक मसला भी आ रहा है। अगर फखर फिट रहते हैं और वो अवेलेबल होते हैं इंडिया के मैच के खिलाफ तो फखर जमान के साथ हमें उस्मान खान को ओपन करवाना चाहिए और बाबर आजम को 1 डाउन खिलाना चाहिए। और एक जो गलती है सिलेक्शन कमेटी की वो ये है कि आपने टीम कॉम्बिनेशन के अंदर सऊद शकील, कामरान गुलाम और बाबर आजम को रखा है जो कि एक ही तरह की गेम करते हैं। तो आपको चाहिए था कि सऊद शकील, बाबर आजम और जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं उनमें से ऐसे प्लेयर्स चुनते जो कि हिटर्स हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, जो एंड पे जाके खेल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील और बाबर आजम में से किसी एक प्लेयर को जो है वो पिक करना चाहिए। डेफिनेटली वो बाबर आजम ही होंगे। तो 2 डाउन पे मोहम्मद रिजवान और 5 डाउन पे आपको सलमान अली आगा और फिर खुशदिल शाह और आपको 5वां बॉलर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्राई सीरीज में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, आप नाकाम हुए हैं। आपको 5वें बॉलर की जरूरत पड़ती है और आपने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी आपने 5वां बॉलर ना खिला के आपने देख लिया कि आपके जो 10 ओवर थे वो रन्स भी काफी गए और प्रेशर भी हटा और न्यूजीलैंड ने एक अच्छा स्कोर किया। तो इंडिया के खिलाफ आपको एक तो अपनी बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा रेगुलराइज करना पड़ेगा, उनको जो है ना वो बेहतर तरीके से यूज करना पड़ेगा और एक अपनी बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतर करना पड़ेगी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय का। होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तानी अगला टीम अपना अच्छा खेले और दोबारा से कमबैक कर सके। और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से मैच जीत जाता है तो बांग्लादेश से जो मैच होगा पाकिस्तान का वो फिर 110% पाकिस्तान को उसमें जीत ज़रूरी होगी। इसी तरह पाकिस्तान फिर न्यूजीलैंड या इंडिया में से 2 टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुँच पाएगी।